राम राम सभी प्यारे साथियों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारा प्रैक्टिस सेट 75वां होने वाला है, तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने पंचायती राज व्यवस्था के पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज देख सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। और एक बात आपको और बताऊं, जब ये 2-3 प्रैक्टिस सेट और होंगे पंचायती राज के, उसके बाद हम यूपी स्पेशल के प्रैक्टिस सेट को करेंगे, जिसमें हम यूपी स्पेशल में बीपीओ के लिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन 18 तारीख को जो हमारा यूपीपी का पेपर है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आरओ जो 11 फरवरी को होना है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम 11 फरवरी और 18 फरवरी दोनों के पेपर को लेके और बीपीओ की तैयारी तो हम कर रहे हैं, तो तीनों के लिए यूपी स्पेशल देखेंगे। और आगे जो परीक्षा होंगे हमारे जूनियर असिस्टेंट के, फॉरेस्ट गार्ड के, उनके लिए भी यूपी स्पेशल महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो आपसे उम्मीद भी करता हूँ, और आप कोशिश करिए कि अच्छे से उसको दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यूपी का अगर कोई भी परीक्षा आप देते हैं तो यूपी स्पेशल उसमें जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्मार्ट विलेज को विकसित करने के लिए कितने स्तंभों का प्रयोग किया जा रहा है। कल के जो हमने आखिरी जो क्वेश्चन देखा था, वो क्वेश्चन था भारत में स्मार्ट विलेज का मॉडल विश्व के किस मॉडल पर आधारित है। यही क्वेश्चन देखा था ना, तो हमने किया था यूरोपीय मॉडल पे। तो आज हम देखेंगे स्मार्ट विलेज बनने के 5 क्या मुख्य स्तंभ हैं। तो 5 कौन कौन से स्तंभ हैं, कितने स्तंभ हैं, तो 5 स्तंभ हैं। और कौन कौन से 5 स्तंभ हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। 1 मिनट। 5 स्तंभ हैं, कितने स्तंभ हैं, 5 स्तंभ हैं। उसके बाद 5 स्तंभ में पहला स्तंभ है खाद्य और कृषि, दूसरा है डिजिटल सैटेलाइट फाइबर, तीसरा है ग्रीन एनर्जी एंड मोबिलिटी, और चौथा है सामाजिक समावेशन, और पांचवा है अर्थव्यवस्था। अगर किसी भी ग्राम पंचायत में ये 5 स्तंभ हो जाते हैं तो समझिए वह जो गांव है पूरी तरह से विकसित माना जाएगा, जिसमें अच्छा खाद्य व्यवस्था, मतलब जितने भी लोग रह रहे हैं उनका भरण पोषण हो रहा हो, कृषि अच्छी हो रही हो, डिजिटल सैटेलाइट हो चुका हो, उस गांव में डिजिटल रूप से जुड़ चुका हो, ग्रीन एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी हो, वहां पर ज्यादा पोल्यूशन ना होता हो, सामाजिक समावेशन हो मतलब सामाजिक भाईचारा हो, और अर्थव्यवस्था भी अगर अच्छी है किसी भी गांव की, उसमें स्मार्ट विलेज को विकसित करने के लिए ये 5 स्तंभ बहुत जरूरी हैं। अगर किसी गांव में ऐसा हो जाता है, समझिए स्मार्ट विलेज बन चुका है। देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, स्मार्ट विलेज चिजामी फेक नागालैंड किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए चर्चा में रहा था। एक स्मार्ट विलेज बना था, चिजामी गांव था नाम, वो जिला था फेक और प्रदेश था, राज्य था नागालैंड। तो उपलब्धि जो उसका किस किस क्षेत्र में उसको चर्चा में लिया गया, उसकी उपलब्धि को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, जल संकट के क्षेत्र में, जेंडर भेदभाव को कम करने के क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही जवाब है वह है जेंडर भेदभाव को कम करने में, मतलब सामाजिक समावेशन वाला जो हमारा स्तंभ था उसमें आएगा। ठीक है, उसमें क्या हुआ, इस गांव में महिला और पुरुषों को समान वेतनमान दिया जाता है, जिससे आर्थिक भेदभाव को समाप्त किया गया है। जो भी महिला भी जितना काम करती है उनको भी बराबर मजदूरी दिया जाता है पुरुषों के। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पंचायतों के लिए सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर कितने संकल्पों को चिन्हित किया है। 8 संकल्पों को, 12 संकल्पों को, 10 संकल्पों को, या 9 संकल्पों को। जो हमारा सही जवाब है वह है 9 संकल्पों को चिन्हित किया है। कितने संकल्पों को चिन्हित किया है, तो 9 संकल्पों को चिन्हित किया है। वह 9 कौन कौन से संकल्प हैं। पहला है गरीबी मुक्त एवं उन्नति आजीविकता युक्त पंचायत, दूसरा है स्वस्थ पंचायत, तीसरा है बाल हितैषी पंचायत, चौथा है पर्याप्त जल संसाधन युक्त पंचायत, पांचवा है स्वच्छ एवं हरित पंचायत, छठा है ढांचागत आत्मनिर्भर पंचायत,
7वां है सामाजिक सुरक्षित एवं न्यायपूर्ण पंचायत, 8वां है सुशासन युक्त पंचायत और 9वां है महिला हितैषी पंचायत। अगर 9 संकल्प ले लेते हैं तो सतत विकास का जो लक्ष्य है हमारा केंद्र सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायत उसे प्राप्त कर लेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? हमारे सामने 4 डेट है और ज्यादातर लोगों को पता भी होगा कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी। 15 अगस्त 2018 को, 17 सितंबर 2018 को, 15 अगस्त 2019 को या 15 अगस्त 2020 को। तो आपको समझना है और बताना है। अपने जब मोदी जी का दूसरा कार्यकाल आया 2019 में, जब चुनाव हुआ मई में, जब वो जीत के आए तो 15 अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों के साथ साथ स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों, सामुदायिक भवनों आदि में नल कनेक्शन के जरिए शुद्ध पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना एवं गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। जब हर घर में अच्छा पानी जाएगा, खारा पानी नहीं होगा, आरओ वाटर होगा, तो उनको बीमारी नहीं होगी, जिससे वह अपनी जो भी उनकी पोटेंशियल है उसे केंद्र सरकार को, भारत के मदद में लगा सकेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत के कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? 15 राज्यों में, 10 राज्यों में, 21 राज्यों में, 25 राज्यों में। जिसका सही जवाब है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243D है उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3 आरक्षण तो प्रावधान है केंद्र सरकार द्वारा कि हर प्रदेश में, हर जिले में 1/3 जो होगा सीट होगा, 100 में से 33 कुर्सी महिलाएं करेंगी उसकी पूर्ति। लेकिन हमारे देश में 21 राज्य ऐसे हैं कि जिन्होंने महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की हैं। कितनी की हैं? 21 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 50% सीटें आरक्षित की है महिलाओं के लिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। उसमें हमारा उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, उत्तर प्रदेश में 33% ही महिलाओं के लिए आरक्षण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिला स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए मासिक समीक्षा बैठकें किसकी अध्यक्षता में आयोजित की जाती है? विधायक, जिला कलेक्टर, सांसद या इनमें से कोई नहीं? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिला स्तर पर सांसद की अध्यक्षता में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती है। तो सी ऑप्शन जो हमारा है सांसद, जिसे हम इंग्लिश में MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं, उनकी अध्यक्षता में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिला स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं एक आदर्श ग्राम की विशेषताएं क्या है। अगर कोई ग्राम आदर्श ग्राम पंचायत बनना चाहता है तो उसमें क्या व्यवस्था होनी चाहिए? स्वच्छ पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। टेलीफोन, डाकघर, इंटरनेट आज संचार की सुविधा भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम समझेंगे अगर हमारे पास ये तीनों ऊपर के हों तो हम आदर्श ग्राम बन सकते हैं। इसलिए उपयुक्त तो सभी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक आदर्श ग्राम पंचायत के लिए कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है? मतलब अगर यह विशेषता नहीं है तो भी वो आदर्श ग्राम पंचायत बोला जाएगा। उसमें बैंकिंग सुविधा, औद्योगिक विकास, इंटरमीडिएट कॉलेज, खुले में शौच से मुक्ति। अगर इसमें से कौन सा नहीं है उसे फिर भी आदर्श ग्राम पंचायत बोला जाएगा। तो अगर एक किसी गांव में इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं है, प्राइमरी स्कूल है, माध्यमिक विद्यालय है, लेकिन इंटरमीडिएट स्कूल नहीं है और बाकी बैंकिंग सुविधा, औद्योगिक विकास, खुले में शौच से मुक्ति की सुविधा है, उसे एक आदर्श ग्राम पंचायत बोला जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत में पंचायतों की संख्या कितनी है? 2.5 लाख से अधिक, 3.5 लाख से अधिक,
4.5 लाख से अधिक, 4 लाख से अधिक। तो हमारे गांव में, हमारे भारत में लगभग 2,55,000 ग्राम पंचायतें हैं। इसमें 6 लाख से अधिक गांव सम्मिलित हैं। कितने गांव हैं? गांव तो 6 लाख से अधिक हैं, लेकिन पंचायत हमारे पास लगभग 2,55,000 हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये पूरे भारत की बात है, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आदर्श ग्राम को सुरक्षित करना चाहिए, बाल विवाह पर प्रतिबंध बिल्कुल करना चाहिए। लिंग आधारित गर्भपात पर प्रतिबंध बिल्कुल करना चाहिए। स्कूलों में पोषण युक्त मध्याह्न भोजन बिल्कुल भी करना चाहिए। तो उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है हमारे सामने, एक आदर्श ग्राम को बाल विवाह पर प्रतिबंध, लिंग आधारित गर्भपात पर प्रतिबंध, स्कूलों में पोषण युक्त मध्याह्न भोजन पर, स्वच्छ पेयजल आदि की सुनिश्चित करना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई भी गांव है तो उसे आदर्श ग्राम पंचायत बोला जाना चाहिए और माना जाएगा भी। अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का क्या उद्देश्य है? सभी गांवों को एकीकृत विकास करना। उन गांवों का एकीकृत विकास जिसमें अनुसूचित जातियों की संख्या 50% से अधिक हो। उन गांवों का एकीकृत विकास जहां अल्पसंख्यकों की आबादी 50% से अधिक हो, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य उन गांवों का एकीकृत विकास करना है जहां अनुसूचित जातियों की संख्या 50% से अधिक है। मतलब जहां भी एससी आबादी, हरिजन आबादी 50% से अधिक है, उन गांवों का विकास प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की घोषणा कब की गई थी? 6 जुलाई 2009, 6 अगस्त 2009, 10 जुलाई 2009 या 10 अगस्त 2009। तो 6 जुलाई 2009 को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रायोगिक चरण में कितने गांव को चुना गया था? मतलब जब उसको स्टार्ट किया गया प्रैक्टिकल करने के लिए, तो कितने गांव को स्टार्टिंग में चुना गया? तो स्टार्टिंग में 1000 गांवों को चुना गया था प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आदर्श ग्राम पंचायत के विकास में योगदान होता है, किसका योगदान होता है? ग्राम सचिव मतलब पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत अधिकारी का, ग्राम प्रधान का, सफाई कर्मी का, या उपयुक्त सभी? तो अगर किसी भी आदर्श ग्राम पंचायत को बनना है या बनाना है, तो उसमें ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान, सफाई कर्मचारी तथा समस्त ग्राम सभा निवासी जितने भी लोग उस गांव में रह रहे होंगे, अगर उनका सम्मिलित रूप से योगदान होगा, तभी कोई ग्राम पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत बन सकता है। इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही है, लेकिन उपयुक्त सभी, लेकिन इसके अलावा समस्त ग्राम सभा का योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो भी कर्मचारी हैं उनके अलावा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मॉडल ग्राम पंचायतों के सृजन का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने पूरे देश में कितने मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर के सृजन पर एक परियोजना को मंजूरी दी है? 250, 200, 350 या 300? तो आपको बता दूं, जो सही जवाब है वह 250 ग्राम पंचायत क्लस्टरों को परियोजना के लिए मंजूरी दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? फरवरी 2020, फरवरी 2021, मार्च 2020, मार्च 2021? जो सही जवाब है, ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 17 फरवरी 2020 को किया गया था। कब किया गया था? 17 फरवरी 2020 को किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कब किया गया था? दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2022 में, जनवरी 2023 में या जनवरी 2020 में? तो आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन 20 दिसंबर 2021 को किया गया था। 12 मार्च 2021 के आजादी के अमृत महोत्सव की राष्ट्रवादी शुरुआत के बाद से आयोजित वेबिनार की श्रृंखला में छठा श्रृंखला यह है।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शन है हमारे सामने अप्रैल 2017, अप्रैल 2018, मार्च 2019 और मार्च 2020। तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों के उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस पर 24 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। तो जो सही ऑप्शन है हमारा अप्रैल 2017, 24 अप्रैल 2017 को इसे शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का क्या उद्देश्य है? पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। दूसरा है, पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। तो बिल्कुल ए भी सही है और बी भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा, ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। अगर किसी जो हमारा मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना है उसमें जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित भी करना है और अधिनियम और नियम के अनुसार कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित भी करना है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है हमारे सामने, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए अनुमोदित बजट में पहली बार वित्त का आवंटन कब किया गया था? आपने देखा 24 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसके लिए पहली बार बजट किस बजट में दिया गया था? हमारे सामने ऑप्शन है 2021-22, 2018-19, 2022-23, 2019-20। तो मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए पहली बार अनुमोदित बजट में वित्त का आवंटन वर्ष 2018-19 में किया गया था। कब किया गया था? 2018-19 में किया गया था। योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 के अनुमोदित बजट के आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टेट पंचायत असेसमेंट कमेटी SPAAC के निर्णय के अनुसार इस वर्ष 5 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया था, जिसमें प्रथम पुरस्कार क्या था? मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में प्रथम पुरस्कार था 8 लाख, द्वितीय पुरस्कार था 7 लाख, तृतीय पुरस्कार था 5 लाख, चतुर्थ पुरस्कार था 3 लाख और पांचवा पुरस्कार था 2 लाख। तो 5 ग्राम पंचायतों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। आज आपने 20 क्वेश्चन देखे, उम्मीद है कि यह 20 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट में कुछ पूछना या बताना हो तो पूछ और बता सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।